चलिए अर्थव्यवस्था पे बात कर लेते हैं। मई मंथ का ये हमारा है 2025 का इकोनॉमी सेक्शन। ठीक है, पूर्वोत्तर टॉपिक है हमारा, पूर्वोत्तर विकास का अग्रदूत के रूप में, मतलब विकास के अग्रदूत के रूप में, यानी कुल मिला के अब नॉर्थ ईस्ट पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इसके इसका इम्पोर्टेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र मंत्रालय, एक पूरा इसके लिए मिनिस्ट्री है, इन्होंने ही एक समिट आयोजन जो है वो किया था, आयोजित किया था। ठीक है, तो अब नॉर्थ ईस्ट हो सकता है आने वाले, ये थोड़ा सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम से पूर्वोत्तर कटा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह ज्यादा नहीं आता है, अब यहाँ से आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी देखें तो एक नीतिगत ढांचे के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नीतिगत ढांचे के रूप में ईस्ट विजन, इस वर्ड को ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए, ईस्ट विजन यानी सशक्त करे, कार्य करे, मजबूत करे और रूपांतरित करे, इसके रूप में पेश किया गया है। मेंस में ये लाइन आनी चाहिए। अब कोई भी रणनीति की बात करें, ठीक है, तो आप ईस्ट विजन वाला वर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक। अगर हम किसी, क्योंकि यूपीएससी का जो फोकस होता है वो स्ट्रैटेजिक पे होता है, ये वर्ड बहुत बार, कम से कम मल्टीपल टाइम्स यूज हो चुका है। ठीक है, तो इसमें ये जो पूर्वोत्तर को 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी, 8 लक्ष्मी के 8 रूप के रूप में उसको डिफाइन किया गया, वर्णित किया गया है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो राइजिंग जो सेंटर है वो क्या है, जैव अर्थव्यवस्था, बांस हो, टी प्रोडक्शन हो, पेट्रोलियम हो, खेल और इको टूरिज्म, ये सब शामिल है। तो ये अगर जब भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर अगर बात हो तो आप ये पॉइंट डाल सकते हैं, उभरते हुए केंद्र कौन से हैं। अष्टलक्ष्मी को किया गया है वो एक अलग चीज है, उसको छोड़ दीजिए, वो नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 8 जो है सेक्टर्स जो हैं, कुछ जो सेक्टर्स अभी हमने देखा, जैसे कि वस्त्र है, हथकरघा है, यानी हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम की बात करें हम, तो इसको जिया टैग वगैरह मिल चुका है। असम का जिया टैग वाला मूंगा रेशम है, नागालैंड के आदिवासी शॉल है, त्रिपुरा में बांस का शिल्प है, इन सबको जिया टैग मिला है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हस्तकरघा में अब हम मेंस में इसमें क्या ले सकते हैं। हाँ, 78% जो है ये परिधान जो है, हैंडलूम की बात करें, ये डेटा याद रखिएगा। यहाँ पे एक डेटा मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये डेटा आप डाल सकते हैं मेंस में कि 78, लगभग 79% जो ट्रेडिशनल जो परिधान है वो एनईआर से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही आते हैं। और भारत में 53 में से परसेंट से अधिक जो करघे हैं, हथकरघे वगैरह जो है, और 50% बुनकर जो है वो यहीं से, इसी क्षेत्र से आते हैं। तो आप इनका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। मैक्सिमम लोग बुनकर हैं वहां पे, आधे से अधिक हथकरघे तो वहीं पे है ना, हैंडलूम की बात करें। चलिए, अब इसको और रिवाइव करने के लिए मुख्य आकर्षण में, जैसे कि फोकस, जो समिट में क्या क्या किन किन क्षेत्रों पे फोकस किया गया था, तो एक तो हो गया हैंडलूम, हो गया एक, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो गई। ऑब्वियस है कि भारतीय की कुल क्षमता का 40% जो है जल विद्युत, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही है, ये पॉइंट मेंस में आ जाएगा। प्री में भी आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज, कुछ पॉइंट मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आईटी और आईटीईएस जो है,
ES। तो अब आईटी हब भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। असम में 100 एकड़ का एक आईटी पार्क है। अगरतला में STPI कॉम्प्लेक्स खोला गया है। मंत्री पुखरी इंफाल यहाँ पे 2021 में इनोवेशन हब के साथ एक पहला आईटी ESZ सॉरी SEZ है जो ये ओपन किया गया था। तो अब ऐसा नहीं है कि अब उस क्षेत्र को हमने, क्योंकि बहुत लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट जो है भारत के मेन स्ट्रीम से कटा रहा है। ये भारत की पॉलिसी की कमी मानी जाएगी, नेतृत्व क्षमता की कमी मानी जाएगी, बट अब ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए बुनियादी ढांचा की बात करें तो बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक में तो राजमार्ग का अब 78 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है 24-25 में। एक डेटा है यहाँ पे। कुछ जो ढोला सादिया पुल है, बोगाबील जो असम और अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी में को ये जोड़ने के लिए है बोगाबील, ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में। वायु कनेक्टिविटी भी अब 17 हवाई अड्डे, जो पहले 2009 में 13 में 9 ही थे, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया 17। ठीक है, जोगी घोपा IWT टर्मिनल जो है ये लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ा हुआ है। तो लॉजिस्टिक यानी एक तो सड़कें बन रही है, बुनियादी ढांचा में क्या आएगा, सड़कें हैं, पुल है। ठीक है, इसके अलावा वायु कनेक्टिविटी है, लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया, ये सब बुनियादी ढांचे में आएगा। शिवांगी जी, पर्यटन और अगर हम इको टूरिज्म की बात करें तो यूनेस्को का ये 2 स्थल जो है यहाँ पे कांजीरंगा और मानस है, प्लस 30+ वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। सिक्किम मेघालय स्थायी पर्यटन में अग्रणी है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद जो योजना है, स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट की, उसके माध्यम से बुनियादी ढांचा को सहायता प्रदान की जा रही है कि भाई अगर आपको जितना डेवलप करना है कीजिए। लेकिन अब इसमें ये भी देखिएगा, विकास के नाम पे हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। नहीं तो पर्यटन के नाम पर वह क्षेत्र प्रदूषित होने से बचा नहीं रह पाएगा लंबे समय तक, है ना। चलिए, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो भाई मिजोरम और त्रिपुरा जैसे, नागालैंड भारत के बहुत सारे राज्यों से बहुत ऊपर है। 25 इनका पोटेंशियल क्या है, ये 25 वर्ष से कम आयु के लगभग इनकी जो आबादी है, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो 40% आबादी ऐसी है जो बिल्कुल यंग जनरेशन 25 साल से कम उम्र के हैं। इनोवेशन और उद्यमिता की बात करें हम तो ये इसके लिए स्टार्टअप यहाँ ज्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब स्वास्थ्य की बात करें तो ठीक है, स्वास्थ्य में भी फोकस किया गया है। पारंपरिक फार्मास्यूटिकल्स और पारंपरिक चिकित्सा को भी मजबूत करने, उसकी क्षमता को बढ़ाया गया है। एक लाइन काफी है। कृषि की बात करें तो जैविक फसलों के लिए तो ये जाना ही जाता है, प्लस कृषि में जो बायोडायवर्सिटी है, उनकी जो क्लाइमेट है, बेसिकली चाय के लिए जोहा चावल, कचाई नींबू, कीवी अनानास, इन सब के लिए बहुत ही मुफीद है, यानी कि अनुकूल है। ठीक है, तो यहां से हम चाय, भाई नॉर्थ ईस्ट तो चाय के लिए ही जाना जाता है बेसिकली, है ना। चलिए, तो इसमें कचाई नींबू भी आ गया, कीवी भी आ गया। कितने लोग कीवी खाते हैं? चलिए, डिम्पल जी आज क्लास में नहीं है ना। चलिए, खेल की बात करें तो स्वदेशी खेल तीरंदाजी है, थांग टा है, पोलो है। पोलो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए ही घोड़े से गिर के मर गया था। ठीक है, चलिए, तो थांग टा आप नॉर्थ ईस्ट की है। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि घोड़े से गिर के मर गया, ये भी मैंने
यूपीएससी ने पूछ रखा है, थोड़ा पहले पूछा है, लेकिन पूछा हुआ है सवाल। तो मैं जो भी लाइन बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो रहा है? एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, ताकि अब धीरे चलेंगे लेकिन थोड़ा लंबा चलेंगे। चलिए। जी। फुटबॉल, मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, ठीक है। एक ऐसा, एक पोटेंशियल तो पूरा उठाइए वहां से। एक मणिपुर में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम है असम में, और खुमान लंपक ये है स्टेडियम मणिपुर में। ये दो स्टेडियम आप प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं। मैक्सिमम जो बॉक्सर, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, नॉर्थ ईस्ट के बॉक्सर हमसे ज्यादा फास्ट है। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ 6 महीना मैंने भी बॉक्सिंग की है, और उसमें देखा है कि मैं उनको, आसपास भी मैं उनके नहीं था जितनी फुर्ती उनमें थी, ठीक है। तो लाइट वेट में ये कमाल कर सकते हैं बिल्कुल। आप देख सकते हैं जो मणिपुर की मैरी कॉम जो है ना। चलिए, अब इसकी पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं, विकास का अग्रदूत के रूप में हम इसको, इसका पोटेंशियल क्या है। तो ऑब्वियस है कि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया का ये प्रवेश द्वार, एंट्री गेट। अब देखो ये नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये इस तरह से है ना। तो इस एरिया में ये आसियान कंट्री कहाँ है, ये भारत का, अगर आप ऐसे देखिए तो इंडिया के इस एरिया में आपको पड़ेगा आसियान कंट्री। तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया एशिया का प्रवेश द्वार है। एक्ट ईस्ट जो नीति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सड़क बना ली, जैसे म्यांमार तक सड़क भी जा रही है, बांग्लादेश तक सड़क भी जा रही है, बट इसको थोड़ा और सड़क मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता है। एनर्जी की बात करें तो कोयला, यूरेनियम, हर प्रकार के प्राकृतिक गैस, जल विद्युत से ये पूरा इनरिच है, एकदम समृद्ध है ये। कल्चरल की बात करें तो कल्चरल डाइवर्सिटी, तो ये जाति विरासत, पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है। इतने सारे ट्राइबल ग्रुप्स है कि आप सोच नहीं सकते, और सबकी अपनी अपनी परंपरा, शैली सब अलग अलग है, बहुत ही यूनिक है। बहुत सारे बर्ड्स हैं वहां पे। अब जो बर्ड्स, अभी तो मैं कहूंगा कि एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है अभी ढंग से नॉर्थ ईस्ट को। जैसे अगर भारत में अगर हम बात करें, जैसे तुलना अमेजोन की बात करते हैं हम वर्ल्ड लेवल पे, कि ब्राजील में देखो जो अमेजोन के का जो फॉरेस्ट है वो बर्ड्स के लिए बहुत ही फेमस है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो पूरा एरिया जो है ये आपका बर्ड्स के लिए बहुत, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कम लागत वाला विनिर्माण, यानी भारत के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ पे बहुत ही चीप लेबर, यानी कि सस्ते में लोग काम करने को मजदूर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पोटेंशियल पर बात हो रही है कि क्यों हम माने इसको अग्रदूत, कि विकास का अग्रदूत है ये। ग्रीन हब की बात करें तो हरे भरे जंगल है, जैव विविधता, इको टूरिज्म, कृषि आधारित उद्योग को समर्थन करते हैं, ऑब्वियस है। तो विकास नहीं पहुंचा है तो अभी तक बचा हुआ भी है। विकास हमारी सबसे जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, विकास वहां तक पहुंचाना है, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो उत्तराखंड जैसी हालत हो जाएगी। ठीक है, पर्यटन ने वहां पे सब चौपट कर रखा है। क्लियर है? अब जरा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकती हैं उस नॉर्थ ईस्ट में। चैलेंजेस क्या क्या है, क्योंकि भाई कनेक्टिविटी बहुत खराब है, ये चिकन नेक पर निर्भरता है, और आए दिन धमकियां मिलती हैं भारतीयों से ही, भारतीयों से ही मिलती है ये, कि चिकन नेक को हम काट देंगे, है ना। चाइना करे ना करे, भारतीय तो करने को तैयार बैठे हैं।
उग्रवाद और सशस्त्र जो संघर्ष है, बहुत सारे जो उग्रवादी गुट है, हालांकि उसमें लगाम लगाई गई है, झड़पें लेकिन होती रहती है। NSCN-IM जो मोइवा गुट है, ये ग्रेटर नागालिंगम की मांग करता है, यानी कि नागालैंड में मणिपुर का भी हिस्सा आ जाएगा और भी अन्य राज्यों के हिस्से आ जाए और उसको मिला के नागालैंड का ग्रेटर नागालिंगम की बात करते हैं ये लोग। कुकी और मैती झड़पें तो हो, आप लोगों से छुपा नहीं है। लंबे समय तक विपक्ष ने उठाया था मुद्दा कि कुकी पर, और जो ट्राइबल्स है आपस में जो लड़ती हैं तो बहुत ही हिंसक हो जाती है। अभी हमने कुछ दिन पहले देख लिया नार्को आतंकवाद, यानी ये नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है, ये गोल्डन ट्रायंगल के रूट पे पड़ता है। तो हीरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स का ये बहुत, मतलब आप कह सकते हैं इजीली अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि उस जोग्राफिकल एरिया वैसा है। मानवाधिकार के मुद्दे भी आसपास जो लगा हुआ है 1958 से ही ये, जिसमें कि ऐसा माना जाता है, हालांकि मैं इससे मानने से इनकार करता हूं, आप भी कह सकते हैं, लेकिन वो आपके विवेक पे निर्भर करेगा। आप लोग अगर आर्गुमेंट में बहुत तेज नहीं है या फिर हाजिर जवाब नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने की जरूरत है। क्या कहोगे? आसपा का जो कानून है उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, बस इतना कह के छोड़ दो। क्या कहेंगे हिंदी में? तर्क संगत। लिख लो जल्दी से इसको, ये इंटरव्यू के लिए लिख लो। जब भी आसपा के बारे में आए तो उसको आप ये बोल के बच सकते हैं, तर्क संगत, रैशनलाइज्ड, इसको करने की जरूरत है, दैट्स इट, इस कानून को। नहीं तो आपका जो आंसर में थोड़ा बैलेंस की कमी दिखेगी और फिर इसका अंजाम जो है आपके मार्क्स पे पड़ जाएगा। ठीक है। पर्यावरण कमजोरी, जैसे कि उस एरिया में हम देखें नॉर्थ ईस्ट में, तो बाढ़, लैंडस्लाइड, भूकंप, वार्षिक रूप से अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ जो है, ये भी लोगों को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, अलग अलग तरीके के हैं। क्लियर? लेकिन अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूं, दुनिया में अगर, मतलब इंडिया में अगर कहीं स्वर्ग की बात करें तो मैं नॉर्थ ईस्ट बोलना चाहूंगा। चलिए, अब इसके लिए NER के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। तो स्टेप में आप बहुत इतने बड़े बड़े लंबे लाइनों को नहीं लिखना है, कुछ कुछ चीजों को मैं टिक करता चल रहा हूं, आप उसको डाल सकते हैं, क्योंकि इनिशिएटिव में इतना लिखने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए, ये लगभग मोर देन 100 वर्ड्स है, प्लस है, तो इतना तो आप लिख ही नहीं पाओगे यार। 150 शब्द का होगा, पूछा जाएगा तब लिख नहीं पाओगे। 250 का होगा तो इसमें 150 में यही कर दिया अगर आपने 100+ में, तो दिक्कत है ना। तो बुनियादी ढांचे के लिए जैसे कुछ, एक जल आपूर्ति हो, बिजली हो, कनेक्टिविटी है, पर्यटन है, सामाजिक विकास के लिए, यानी कुल मिला के बुनियादी ढांचे पर ध्यान दीजिएगा। क्या मैं लिख रहा हूं? बुनियादी ढांचे पर गवर्नमेंट की एक योजना जो है, स्कीम लाई गई है, मल्टी सेक्टरल को ये एक साथ इंटीग्रेट करती है। तो आप अगर लिखना चाहें तो आप लिखिएगा कि भाई, जो डोमेस्टिक जो इनिशिएटिव है टेकन बाय गवर्नमेंट, मिसबा जी, तो आप NESIDS डैश बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बस इतना ही लिखना आपको, ये इतने से काम चल जाएगा। PM ड्राइव योजना है, यानी हर राज्य की अलग अलग विशिष्ट उनकी स्पेसिफिक नीड होगी, तो उनके लिए अब एक, जैसे कहते हैं ना कि भाई सब धन 22 पैसे नहीं, ये नहीं है यहाँ पे। सबकी यूनिक
या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप लोगों की भी होती है, तो स्टेट की तो बिल्कुल हो सकती है। तो उनकी जरूरतों पर, उनके जरूरतों के हिसाब से हम क्या करेंगे, परियोजनाएं बनाएंगे होलिस्टिक वे में। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो कनेक्टिविटी, जैसे हम अन्य जो नेबरिंग जो कंट्री है, कालाबान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, या आईएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग है, बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता है, मेकॉन्ग गंगा सहयोग है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, यानी म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ चल रहा है ना, थाईलैंड के साथ। चलिए, मोविसिडी एनईआर, ये क्या है बेसिकली, ये जो स्कीम है, ये जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, उन दोनों को आपस में जोड़ने वाली एक क्या है, जैविक मूल्य श्रृंखला है। एक्ट ईस्ट फोरम बनाया गया है, जिसको दक्षिण पूर्वी एशिया यानी आसियान कंट्री से जोड़ने के लिए भारत और जापान ने साझेदारी की है कि हम भैया नॉर्थ ईस्ट को हमें नेबर कंट्री से जोड़ देना है। क्योंकि अब आप ऐसे समझो, केरल में कोई सामान है सपोज, अब वो मुझे नॉर्थ ईस्ट लेके जाना है, तो इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जबकि बगल में कौन है, म्यांमार है, तो म्यांमार से ले लो यार। बात समझ में आ रही है? तो 4,000 किलोमीटर तय करने से अच्छा है कि आप पड़ोसी राज्य जो देश देश है, कंट्री है, वहां से आप ले लीजिए। तो इसके लिए जोड़ने के लिए भारत और जापान ने अपने एक कोलैब किया है कि हम उस एरिया को ऐसे डेवलप कर देंगे ताकि जो मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, तो इन सब राज्यों को बेनिफिट मिल जाएगा। शांति पहल की बात करें तो जो जितने भी सभी जैसे कि एनएल, ये सब क्या उग्रवादी समूह है, इन सबसे के साथ शांति समझौता हुआ है, उल्फा है, एनएलएफटी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वहां के स्थानीय उग्रवादी, आप ऐसे लिखिएगा, अगर इतना नाम याद नहीं आ रहा तो आप लिखिए कि गत वर्षों में, कैसे स्मार्ट लाइन लिख सकते हैं आप, ये भी ध्यान रखिए, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। गत वर्ष स्थानीय उग्रवादियों से शांति समझौता हुआ है। आपको डेट वूट लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। इसके अलावा SASEC, यानी बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका के साथ, यानी नेबर कंट्री के साथ साझेदारी भी चल रही है। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा और स्पीड अप करने की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस है। तो आगे की राह क्या निकल के आ सकती है कि भाई, जो हम एक्सेस का जो रूट है उसमें डाइवर्सिटी लानी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिलीगुड़ी को बाईपास करते हुए करने के लिए बांग्लादेश के माध्यम से एक कॉरिडोर बनाया जा सकता है, यानी हमें असम नहीं जाना होगा। असम का सिलीगुड़ी जो है उसको बाईपास करते हुए आप बांग्लादेश जा सकते हैं। इस तरह की, यानी एक रूट है तो यार एक रूट यहां से भी कर दो, एक रूट बाईपास, जैसे कि या ये सिलीगुड़ी है, तो आप इसको बाईपास करते हो, आप यहां से निकल सकते हो, ठीक है। उग्रवाद को कम करें, ऑब्वियस है कि ब्रू आदिवासी, इसका पुनर्वास, इनको घुसने नहीं दिया जा रहा था, इन्हीं के एरिया से भगा दिया गया था। त्रिपुरा का जो शांति मॉडल, ये लागू किया जा सकता है। त्रिपुरा ही एक लौता भारतीय स्टेट है, इंडियन स्टेट है, जो पूरी तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नोट कर लो, क्लियर। सीमाओं को थोड़ा सुरक्षित रखना होगा, उसके लिए सेंसर वगैरह का यूज किया जा सकता है, सीसीटीवी, यूएवी ड्रोन वगैरह का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। भारत के बाकी हिस्सों के साथ इसको इंटीग्रेट करने के लिए, मिलाने के लिए, ये जो भेदभाव होते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ, उसको बंद करना होगा। तो उसके लिए जो बेजबरवा एक कमिटी आई थी, इन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिया था। तो एक शब्द है जो दिल्ली में बहुत ही प्रचलित है, ये बोलने पर बैन लगाया गया है, ठीक है। चलिए, तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें
तो नेतृत्व विकास की, भारत की विकास गाथा का नेतृत्व करने की क्षमता तो रखता ही है पूर्वोत्तर, मजबूत कनेक्टिविटी, शांति और एकीकरण, इंटीग्रेशन के साथ। सतत, देख लीजिए फिर से वही वर्ड आ गया, सतत और समावेशी विकास का केंद्र ये बन सकता है। पॉजिटिव आपने लाके छोड़ दिया। क्लियर है? इसके क्वेश्चन को आप लोग जरूर कीजिएगा, ये होमवर्क है। होमवर्क में सिर्फ गुलाबशाल जी ने दिया, गुलाबशाल जी आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं रात तक दे दूंगा, है ना? या दे दिया है? एक दिया है शायद, है ना? चलिए, क्लियर है। आरती जी एंड कहाँ गई शिवांगी जी? आप लोगों के पास ये बुकलेट है ना? मालूम चला मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ। सबके पास अपना अपना बुकलेट है ना भाई? प्रिंट आउट लेके बैठे हुए हैं ना? चलिए, एक ने कहा यस सर, ठीक है। बाकी लोग का कमेंट नहीं आ रहा है। अगर दिक्कत है तो आप लोग संडे को आइएगा, तो आप लोग प्रिंट आउट ले लीजिएगा। मैं एक साथ आप लोग को 3 मैगजीन का पूरा आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि 3 मैगजीन आप लोग एक साथ लेके जाइए। अप्रैल, मई, जून, मेरे पास जुलाई अगस्त तक का पूरा बना हुआ है। सितंबर भी बना है, अब सितंबर बनना मतलब स्टार्ट करना है मुझे। ठीक है, चलिए। कोई डाउट है इसमें? तो आप प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या अलग बता दिया, मेंस के लिए अलग बता दिया। इंटरव्यू का एक लाइन आप जोड़ सकते हैं, जहां पे अगर आप लगता है, इंटरव्यू के लिए बता रहा हूं मैं, जहां भी आपको लगता है कि आप फंस सकते हैं, कुछ डिलेमा है, या फिर हम कुछ कंट्रोवर्शियल बातें नहीं कह सकते, अब सीधे सीधे हम आसपास को हटाने की वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि आसान क्षेत्र है भाई। वहां की आर्मी, पहले तो आर्मी ने ही इसको कहा है कि भाई जब तक ये अशांत रहेगा, ये जरूरी है, विशेष राइट उनको दे दिए जाना होगा, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरह से हम ब्लैंकेट उसको हम खत्म करें, ऐसा नहीं है। तो आप उसको कहिए तर्कसंगत बनाना है, ठीक है? तो ऐसे बोल के आप बच सकते हैं, मतलब चालाकी से थोड़ा सा स्मार्ट मूव ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। पुनर्गठित आवधिक श्रम का, श्रम बल पर सर्वेक्षण आया था। ये सिर्फ आप मेंस में कुछ ले लीजिएगा, इसका पॉइंट अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। मुख्य रूप से ये प्रीलिम्स का पार्ट है। ये जो सर्वेक्षण है, ये जारी कौन करता है? एनएसओ करता है, ठीक है? तो ये ऑपरेट इसको कौन कर रहा है? एनएसओ कर रहा है। और सांख्यिकी और जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, एमओएसपीआई, इसके द्वारा ये पेश किया गया था 2017 में। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए बहुत। आप लोग जितना छोड़िएगा इस तरह के टॉपिक को, यूपीएससी उतना ही पूछेगी। फिर आप कहोगे सर कहाँ से पूछ लिया यूपीएससी ने, पता नहीं चल रहा है। तो जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि मेरे मैगजीन से आ रहा है, मेरे मैगजीन से आ रहा है, वो यही है। तो जल्दीबाजी में मत पढ़िए, आराम से। मैं एकदम धीमे ही, भले टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, इसका पर्पस क्या है? तो शहरी क्षेत्रों के लिए, जी मिस बाजी, अब ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो जिन लोगों ने मेंस दिया है, उन उनके लिए ये प्री में करना बहुत आसान हो गया। और जिन लोगों ने प्री नहीं दिया है या फिर नहीं निकला है, वो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। बात को समझिएगा। तो एज तो किसको मिल रहा है? एज उनको मिल रहा है जो जिन लोगों ने मेंस दिया है। आपका मुकाबला जिन लोगों ने पहले मेंस दे रखा है, जो लोग बार बार प्री क्वालिफाई हो रहे हैं, उनसे है। राइट? 70% तो वही लोग आने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं।
ये तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं, है ना। चलिए, तो इसका पर्पस क्या था लाने का, इस सर्वेक्षण का, कि शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के अंतराल में, जिसको अब शहरी क्षेत्रों के लिए कहा गया था, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया ग्रामीण, यानी रूरल एरिया में भी अब ये इसको बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान जो साप्ताहिक स्थिति है में, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में रोजगार, प्रमुख जो रोजगार है और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाया जाएगा। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वार्षिक रूप से सामान्य स्थिति और CWS दोनों प्रकार के, मतलब कि एक, जैसे कि धान के समय में जॉब ज्यादा है, लोग को ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी है कि भाई जब धान नहीं कट रहा है, मतलब धान अभी बोया गया है ना, तो वहां पे मजदूर बेकार है, कोई काम नहीं है, एक बार आपने रोप दिया धान, ठीक है। तो ये अनुमान लगाने के लिए रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। अब इसको थोड़ा और इजिली वे में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई पहले सिर्फ शहरों तक था बेरोजगारी, कितने दिन तक हमें काम मिला, हमें मतलब मजदूरों को काम मिला है, किन किन सेक्टर्स में काम मिला है। जैसे किसी को भाई प्रीलिम्स का टाइम आ गया, तो कोचिंग वाले जो है बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट कर लेते हैं हायर एंड फायर में, कि 2 महीने तो का काम मिला, बाकी महीने क्या होगा। तो 3 महीने। अब ये इसको आकलन कैसे करना कि भारत में कितने, बिल्कुल सीजनल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। तो शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने, देखिए यहाँ 3 मंथ्स की बात हो रही है, 3 महीने में का जो गैप होता है, जिसमें कि अब रूरल एरिया भी शामिल है, हर 3 महीने पे, 3 3 महीने का ड्यूरेशन, यानी 90 डेज हो गया। लेकिन 90 डेज में भी हम कैसे काउंट करेंगे, पर 7 डेज, हर 7 दिन में कितने लोगों को काम मिला और किस किस सेक्टर में काम मिला, क्लियर है। तो ये अनुमान लगाया जाएगा। तो जॉब है नहीं है, कितना गवर्नमेंट जॉब मिला, ये सारी चीजें, ये क्लियर हो गया। तो अब थोड़ा सा ये वर्ड को समझ लेते हैं। तो ये पूरे साल का ऐसे निकाला जाएगा दोनों चीजों के लिए, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान स्थिति भी होगा और CWS वाले में भी होगा। चलिए, अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए, जिस बहुत सारे बच्चों को क्या करना होता है, रमेश सिंह पढ़ने लग जाते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, क्योंकि इकोनॉमी मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी। LFPR, श्रम बल भागीदारी दर, किसको कहते हैं, मतलब आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, कोई भी पूछेगा तो आप बता पाओगे। यानी टोटल कुल जनसंख्या में काम करने वाले, काम की तलाश करने वाले और काम के लिए उपलब्ध लोगों का हिस्सा, यानी कि 100 लोग अगर हमारे देश में हैं, ठीक है, तो सब लोग तो काम नहीं करने वाले हैं, 70 लोग इसमें काम करने वाले हैं, ठीक है। काम की तलाश के 70 लोग काम करने लायक हैं, 70 में से कितने लोग तलाश कर रहे हैं काम की, तो भैया 50 लोग काम, 20 लोग काम की तलाश कर रहे हैं, 50 को जॉब मिली हुई है। या फिर 70 लोग काम के लायक थे, 20 लोगों को जॉब नहीं मिल रही है या वो तलाश कर रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, और काम के लिए उपलब्ध लोगों का हिस्सा, यानी कि कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 50 लोग काम कर रहे हैं, 70 लोग काम कर सकते थे, 50 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम की तलाश में कर। तो इसमें दो दो तरह के लोग आएंगे, एक तो भाई स्वेच्छा से बेरोजगार बैठे हैं, एक कि भाई उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब चूंकि मेंस में पूछ लिया गया है, तो अब क्या बचा, प्रीलिम्स भी बचा ना, तो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। कम से कम 12 से 14 टॉपिक ऐसे होते हैं, मार्क माय वर्ड, और आप लोग इसको क्रॉस चेक कीजिएगा।
मेरी बातों पर आपको भरोसा नहीं करना है। मैं कभी नहीं कहता ये सब चीजें, फालतू की चीजें। पहले खुद दिमाग लगाओ। ना, जितने भी मेंस में आप देखोगे, मेन से कम 12 से 14 टॉपिक ऐसे होते हैं, 12 to 14 टॉपिक ऐसे हैं होंगे जो प्रीलिम्स में रिपीट होगा, और ये हर बार होता है। तो गुलाबशाह अलवी जी और मिसबा जी, आप दोनों ये कभी करके देखिए। तो 12 से 14 टॉपिक का मतलब 12 से 14 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ये कभी गौर किया आप लोगों ने? पहले भी बताया है मैंने। मिसबा जी, आपने तो किया ही होगा, आपका दावा रहता है हमेशा। मिसबा जी, मेंस के टॉपिक्स को प्रीलिम्स में क्या ये आ रहा है ऐसा? कभी किया है गौर? नहीं किया तो कीजिए। अच्छा, खाली जस्ट लिख के छोड़ दिया। चलिए, श्रमिक जनसंख्या अनुपात ये क्या है? जनसंख्या में कितने लोग, टोटल जनसंख्या में कितने लोग नियोजित थे, उसमें इंडल्ज थे, लोगों को जॉब मिला जनसंख्या में से। ठीक है, टोटल हो गया, यानी 100 में से मान लीजिए 52 लोगों को जॉब मिला, नियोजित व्यक्ति, उसका परसेंटेज बता रहा है ये। WPR, बेरोजगारी दर। खूब यूट्यूब पे सुनते हैं ना, भारत में बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी हर जगह, सब बेरोजगारी घूम रहे हैं, है ना? चलिए, तो श्रम बल में बेरोजगार व्यक्ति का हिस्सा, यानी कि व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक तो है बट उसे काम ही नहीं मिल रहा। क्लियर? व्यक्ति काम करने के का इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। तो श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का परसेंटेज क्या है टोटल वर्क फोर्स में? मान लीजिए 100 मजदूर है लेकिन 50 मजदूरों को ही जॉब मिला, तो 50% क्या हो गया? ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो उसी से हम निकालेंगे बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। गतिविधि स्थिति की बात करें तो किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए समय में, यानी पर्टिकुलर हम टाइम बॉन्ड में बात करेंगे, जब भी बात करेंगे फिक्स टाइम में बात करेंगे, दिए गए समय अवधि की में की गई गतिविधियों पर आधारित, यानी कि 2024 2025 इस टाइम, इस ड्यूरेशन इस टाइम बॉन्ड मैनर में, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ठीक है, की गई गतिविधियों पर आधारित, यानी कि कौन कौन सा काम किया गया, किन किन सेक्टर पे ज्यादा लोगों को जॉब मिला। तो आप बोलोगे सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बूम किया, हो सकता है अगले साल ना करे। सर सर्विस सेक्टर बूम कर गया, हो सकता है अगले साल ना करे। कभी पर्यटन सेक्टर जो है वो बूम किया, कभी वो नहीं करेगा। तो अलग अलग सेक्टर में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसको हम नोट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ये इसलिए करते हैं कि किन किन सेक्टर में, हाँ, बहुत सारे ऐसे सेक्टर जिसको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। जैसे पर्यटन पर ये अभी 10-12 सालों से ही बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, पर्यटन में भी बहुत जॉब्स है। ठीक है, चलिए, अब समान स्थिति जो हमने ऊपर अभी देखा था, ये समान स्थिति PS+SS, इसको डिनोट करेंगे। तो 365 दिनों के आधार पर गतिविधि की स्थिति, यानी 365 दिन में, एक साल में 365 दिन, तो इसमें मुख्य और सहायक दोनों कार्य शामिल होते हैं। यानी मेन काम क्या है और पार्ट टाइम, मतलब मेन फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब, आप ऐसे समझो दोनों इसमें शामिल रहेगा कि कितने लोगों को टोटल कुल मिला के जो रोजगार मिल गया, तो सामान्य स्थिति कही जाएगी। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति क्या होती है? ये 7 दिनों के आधार पे, पिछले 7 दिन यानी जो लास्ट के 7 दिन है उसके आधार पे गतिविधि की स्थिति है। वर्तमान दैनिक स्थिति, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने एक दिन में 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा काम किया, तो उस दिन के लिए उसको हम कहेंगे कि हाँ उसको जॉब मिल गया था। अगर 1 घंटा भी हमने, मान लीजिए कि मुझे 1 घंटे का कोई काम मिल गया,
तो पूरा दिन काउंट हो जाएगा कि हाँ इसको जॉब मिल गया है। लेकिन एक इस पूरे 24 घंटे में मुझे 1 घंटे के लिए भी काम नहीं मिला है, तो उसको हम जीरो मानेंगे। क्लियर? 1 घंटे से कम, अगर कम से कम 1 घंटा होना चाहिए, यानी 1 घंटे से कम अगर काम मिल रहा है आधे घंटे का, तो उसको काम नहीं माना जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब ये हो गया हमारा कि हम वर्क फोर्स को, जैसे बार बार आप लोगों ने जरूर देखा होगा यूट्यूब पे या न्यूज चैनल पे कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। तो ये बेरोजगारी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे सरकार का ये कहना होता है, मैं थोड़ा लीक से हटके बता रहा हूं। जैसे सरकार का कहना होता है कि भाई बहुत सारे लोगों ने उनका जो पीएफ अकाउंट है वो बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों ने लोन लिया, तो लोन लिया है तो जॉब अपना बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस करेंगे तो उसमें भी जॉब क्रिएशन होना है। अगर हम सर्विस टैक्स देने की बात करें तो उनकी भी संख्या बढ़ गई है। ठीक है? तो जो लोग पे कर रहे हैं, भाई मुझे जॉब नहीं मिली, मान लीजिए मैं बेरोजगार हूं, तो मैं सर्विस टैक्स, मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगा, तो इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई। तो गवर्नमेंट का ये स्टेक होता है, ये स्टांस होता है। ठीक है? अब बात करते हैं इसमें बदलाव क्या किया गया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, फिर से कह रहा हूं प्रीलिम्स के लिए क्या हुआ है। तो मासिक अनुमान यानी सीडब्ल्यूएस के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों दोनों क्षेत्रों के लिए मासिक रूप से प्रमुख श्रम बाजार संकेतक प्रदान करता है ये, यानी महीने में किन सेक्टर्स में जॉब ज्यादा मिला लोगों को, किसमें कम मिला, किसमें नहीं मिला, किसमें पोटेंशियल ज्यादा है, एक अनुमान लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सरकार ने एक हाईवे का कहा कि 4 लेन हम निकालेंगे और ये 5 सालों में पूरा होगा। तो ये तो मान के चल रहे हैं कि मजदूरों को, कुशल श्रमिक को और अकुशल श्रमिक दोनों ही इसमें नियोजित होंगे। शिवांगी जी, कुछ बात ऊपर से जा रही है तो बताइएगा, और हर चीज में हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताइए। आरती जी, चलिए, क्लियर है, ठीक। तिमाही अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया, यानी 3 महीने का। तो अब पहले क्या था, ये केवल शहरी डेटा को शामिल किया गया था, अब जो डेटा आएगा उसमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा, यानी गांव में भी क्या लोग बेरोजगार रह रहे हैं, ये इसका एक अब बदलाव हुआ है। यानी पहले सिर्फ शहर अर्बन एरिया तक था, अब इसको रूरल एरिया तक कर दिया गया है। कैलेंडर वर्ष रिपोर्टिंग की बात करें तो पहले ये जून जुलाई में इसका रिजल्ट आता था, जून से जुलाई वाला जो इनका जो साइकिल चलता है, अब उसके बजाय जनवरी से दिसंबर पर आधारित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इतना आराम से इसलिए बता रहा हूं कि यहीं से आएगा सवाल, और आप नहीं करके आ पा रहे हैं तो फिर ये मेरी हार है और आपकी तो है ही, है ना। कवरेज को अगर, नमूना का जो साइज है पहले 100 लोगों पर रखा गया, मान लीजिए 3 राज्यों तक रखा गया, अब क्या किया गया भैया, इसको 50, इसको 100 की जगह पे 100 मजदूरों पे जहां किया जा रहा था, अब इसको 5,000 पे कर दिया गया है। एक समझाने के लिए बता रहा हूं, तो 100 की जगह 200, 250 कर दिया गया। चलिए ऐसे समझिए, 2.5 गुना है ना, लगभग 2.5 गुना बढ़ा दिया गया कवरेज को। यानी पहले इस एरिया में हो रहा था, अब उसका एरिया ये है, 2.5 गुना एरिया बढ़ गया। ये समझ में आया? और क्या है, जिलों को प्राथमिक भौगोलिक यूनिट मान, मतलब बुनियादी स्तर पर यूनिट मान लिया गया कि एक, हर जिला क्या है, एक यूनिट है, हर डिस्ट्रिक्ट एक यूनिट है। तो कुछ क्षेत्रों के लिए अब बुनियादी स्तर बना हुआ है अभी भी, तो नमूना वहीं से ले लेंगे हम, इन डिस्ट्रिक्ट वाइज ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ले लेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिलों को बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट मान लिया गया। मान लीजिए कि कानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, अब महीने भर का, 7 दिन का, 3 महीने का हमने निकाल लिया, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोग रोजगार के आकांक्षी थे, किनको
योग्यता रहते हुए जॉब नहीं मिल पाया। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं इसमें जिनको 2+2 दो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्ट करना भी नहीं आता है, पर उनको आईएएस की जॉब चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है ना हमारे देश में, यानी कि कैपेबल ही नहीं है वो। मतलब मेरे पास पैर ही नहीं है लेकिन मुझे ओलंपिक में भागना है। कुछ अलग इसी तरह की बात है ना। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन मुझे आईएएस की नौकरी चाहिए, काइंड ऑफ। या मुझे एसएससी मिल जाए। मैं इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एसएससी में जो छात्रों के साथ हुआ है, गलत हुआ है जो, उसको मैं जायज कह रहा हूं, नहीं। फर्क इतना है, 2012 में एसएससी की ये आदत जो है, आप लोगों की जानकारी के लिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 2012 में भी इस तरह का वाकया तो मेरे साथ ही हुआ है, मेरे जानने वालों के साथ, कि एंड टाइम पर इन्होंने अपना एडमिट कार्ड बदल दिया, वो सेंटर बदल दिया था। तो आज बच्चे हंगामा काट रहे हैं। ये बहुत पहले से होता आ रहा है, चलिए। और पहले से होता आ रहा तो सही नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए, कुल मिला के, तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे। बेहतर सामाजिक संकेतक, यानी कि शिक्षा हो या स्वामित्व वाली या लीज पे दी गई भूमि हो, परिवार की सामान्य स्थिति क्या है, मासिक आय यानी किराया, पेंशन, ब्याज, किसी को पैसा भेजना है, इस पर अतिरिक्त विवरण भी शामिल किया जाएगा। यानी कुछ और भी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है कि भाई पेंशन में आप है, आपका एजुकेशन का लेवल क्या है। मान लीजिए मैं पीएचडी होल्डर हूं, ठीक है, तो मुझे उस हिसाब से क्या काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मार्केट में क्या है, नहीं है। थोड़ी सी जो पेरिफेरल है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। मेरी खुद की जमीन पे गूगल ने अपना कंपनी खोल रखा है, बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, कुछ इस तरह की बातें, या आपने लीज पे दे रखी है। कुल मिला के मेरे पूरे परिवार में, अगर मैं बेरोजगार हूं लेकिन मेरा परिवार की जो आय है, पूरे परिवार की आय, वो कितनी है, ये सब भी ध्यान में रखा जाएगा। क्या आप रेंट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, अगर कहीं रह रहे हैं तो उसका रेंट क्या है, ठीक है। तो ये सब की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो कुल मिला के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम, ये जो है भारत में रोजगार डेटा की गणना के लिए कुछ अन्य तरीके भी हैं। जैसे कि एक कार्यक्रम है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार को ट्रैक करता है। रोजगार विनियमन अधिनियम जो है 1959 से जुड़ा हुआ है, ये प्रीलिम्स के लिए देख लीजिएगा। आईएलओ की रिपोर्ट भी आती है, वो भी बताती है कि भारत में कितनी बेरोजगारी है, नहीं है, क्या है ना। वैश्विक रोजगार की बात करती है, सामाजिक आउटलुक की बात, सोशल आउटलुक की बात करती है। जनगणना की बात करें तो विभिन्न क्लासिफिकेशन के तहत मुख्य और सीमांत यानी मार्जिनलाइज जो श्रमिक है उसके डेटा को भी एकत्रित किया जाता है। जैसे मनरेगा है, मनरेगा में आप इनरोल हैं तो वो अकुशल श्रमिक के लिए है, यानी स्पेसिफिक स्किल्ड, आपके उसके लिए मनरेगा में काम करने के लिए कोई स्किल्ड का होना जरूरी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो अनस्किल्ड में ही माना जाएगा, आप भले कितने स्किल्ड हो, ठीक है। चलिए, श्रम ब्यूरो की बात करें तो भारत सरकार का जो श्रम ब्यूरो है, लेबर जो ब्यूरो है, वो भी इस तरह के डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे उसने वो एज फॉर एग्जाम्पल बागान श्रम अधिनियम जो है, इसके तहत बागान में जो टी प्लांट, कॉफी प्लांट और भी जितने भी बागान हैं उसमें काम करने वाले मजदूर हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, ये अधिनियम कब आया है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जा रहा है, ग्रामीण श्रम जांच की जा रही है, सीपीआई सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो ये सब तरीके हैं, ये श्रम, ध्यान दीजिएगा, ये सब श्रम ब्यूरो जो है यही से इस अधिनियम के तहत डेटा को कलेक्ट करता है। क्लियर है? चलिए, तो परिवर्तन होने से अब सरकार ने अपने तरीके में परिवर्तन ला दिया है, तो क्या हो जाएगा उससे। सवाल ये उठता है ना भाई, आप अभी तक जो परंपरा चली आ रही थी या जो तरीका चला आ रहा था उसमें आपने चेंज लेके आ गए, तो उससे क्या हो जाएगा।
तो बड़े, अब चूंकि सर्वेक्षण का जो आधार है उसको व्यापक किया गया है, तो डेटा भी थोड़ा सा पहले से बेटर मिलेगा, अधिक सटीक मिलेगा, प्रिसीजन के साथ मिलेगा। डेटा अपडेट रहेगा, अपडेट डेटा के साथ उद्योग निर्णय लेने में सहायक होगा कि भैया कहां पे, मान लीजिए कि मुझे एक उद्योग लगाना है बिहार में, ठीक है, उद्योग की कमी है बिहार में, चलो मैन पावर बिहार में है, लोगों के पास, लोग, हमें अच्छे सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, ठीक है, तो मैं लगा दूंगा। अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है, जैसे कि बहुत सारे मजदूर पलायन करके गुजरात, दिल्ली, मुंबई, है ना, अलग अलग देश के अलग विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। तो क्या, अगर डेटा ही नहीं मेरे पास, तो मैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि कितने लोग पलायन करके गए हैं, कितने लोग की वहां मजदूरी है, क्या है, एक लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, मिनिमम हम कितना दे सकते हैं, तो उसमें वहां, जैसे कि अलग अलग एरिया में अलग अलग मजदूरी की दर होती है, महानगरों में ज्यादा, छोटे शहरों में कम, है ना। तो ये डेटा अगर अपडेट रहेगा तो हम डेटा के माध्यम से कि हाँ भाई 10,000 मजदूर हमको मिल जाएंगे, 500 मजदूर मिल जाएंगे, 200 मजदूर मिल जाएंगे, ठीक है। श्रम बाजार सांख्यिकी का समय पर इसको अपडेट किया जाना, तो ये अपडेट हो जाएगा, हर 7 दिन में भी हो रहा है, देखो अपडेट, 7 दिन का रिपोर्ट डेटा कलेक्ट हो रहा है, 3 मंथ्स का हो रहा है, फिर साल भर का हो रहा है, 1 ईयर का। तो डेटा हमारे पास बिल्कुल अप टू डेट रहेगा, हर 3-3 महीने पे है ये, 3 महीने पे नहीं, हर 3-3 महीने पे, यानी हर 3 महीने पे, 3 महीने पे, 3 महीने पे, 3 महीने पे 12। तो भाई अगर आप, 1 साल पुराना डेटा नहीं है, हर 3 महीने पे ये अपडेट हो रहा है, और इसको अपडेट कौन कर रहा है, 7 डेज वाला। ये समझ में आ रही चीज है। तो नए डेटा के साथ, डेटा जो कवरेज है उसके साथ बेहतर ग्रामीण इंटरफेयर किया जा सकता है कि यहाँ गांव में हमें कौन सा सर्विस प्रोवाइडर, वो जो फ्रेमवर्क है वो बनाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट हो सके या जॉब क्रिएट हो सके, ठीक है। बेहतर प्रतिनिधित्व के साथ जिला स्तरीय नियोजन संभव है, बिल्कुल। आपके जिले में कितने लोग बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले हुआ करता था, अब तो शायद ही कोई इनरोल करता हो, तो ये उसकी प्लानिंग की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जॉब क्रिएशन के लिए, जैसे कि यूपी में है या और भी स्टेट में भी जॉब के लिए जॉब फेयर जो है वो लगाया जाता है ना। तो एक ट्रस्ट बनेगा, विश्वसनीयता और नीतिगत उपयोग के लिए समग्र जो सर्वेक्षण में सुधार आएगा, ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो क्या अब एक सवाल उठता है, क्या सब कुछ अच्छा हो गया ये सब करने के साथ? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि विभिन्न जो हम सैंपल लेते हैं उसमें मेथड का, टाइम का और प्रश्नों का के कारण क्या है, डेटा जो है मिसमैच हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, असंगत कैसे है भाई, आप, एक व्यक्ति जो बिहार में मजदूर है या बिहार में रहता था, ठीक है, वो पलायन करके चला गया गुजरात या कोई अन्य स्टेट चला गया, फैमिली चली गई, 3 महीने के बाद उसका सैंपल में यहाँ पे जब सर्वेक्षण हुआ तो ये व्यक्ति बिहार में था, 3 महीने या एक अगले ही महीने, अगला ही दिन वो चला गया गुजरात या किसी अन्य स्थान पे चला गया। तो हमारे पास ऐसे 100 लोग चले गए अगर, तो संख्या कम हो गई। तो हमारे पास मान लीजिए कि 100 लोगों की का डेटा हमने कलेक्ट किया, लेकिन अब नेक्स्ट डे देख रहे हैं तो वो, हम उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि भैया 100 लोग मजदूर तो हमें यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन मालूम चला वो तो पलायन कर चुके हैं। कई बार पूछा जाता कितने लोग हैं क्या है, तो प्रश्नों के कारण भी ये डेटा मिसमैच हो जाता है कई बार। किस टाइम पे कर रहे हैं, जब आप गए तो घर पे कोई नहीं था, आपने 0 मान लिया। डेटा कलेक्ट करने का तरीका क्या है, मेथड की बात है, तो अलग अलग मेथड से अलग अलग रिजल्ट आते हैं, तो एक थोड़ा सा अनॉमलिटीज देखने को मिलती है। स्टैंडर्ड की बात करें, नॉर्म्स की बात करें, तो बहुत ही हल्के फुल्के हैं, जैसे सीडब्ल्यूएस को नियोजित करता है, नियोजित मानता है। सीडब्ल्यूएस लोगों को क्या करता है, भाई नियोजित मानता है, यदि उसने पिछले सप्ताह में 1 घंटा भी काम कर लिया, बताओ यार, 7 दिन में मुझे 1 दिन काम मिलेगा, वो भी 1 घंटा, और मैं जॉब में हूं, वाह। तो बहुत ही
मतलब ढीला ढाला है ये, है ना। अगर हम ग्लोबल लेवल पर जो डेफिनेशन है उसके साथ अगर हम अलाइन करने की बात करें तो बिल्कुल ये जो भारत में रोजगार की जो यानी एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है वो इंटरनेशनल नॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अलावा प्रतिबंधात्मक जो सर्वेक्षण है, यानी कुछ सर्वेक्षण केवल रोजगार डेटा प्रदान करते हैं, बेरोजगारी नहीं। यानी हम कितने लोगों को रोजगार मिला या कितने सेक्टर में, कौन कौन से सेक्टर में रोजगार है, पर कितने लोग बेरोजगार हैं ये नहीं बताते। तो बहुत सारे सर्वेक्षण ऐसे भी हैं। अपर्याप्त नमूना आकार, यानी 60 करोड़ कार्यबल की तुलना में केवल 2.5 लाख परिवार जो है वहीं से कवर कर लिया जा रहा है नमूना। तो ये भी एक मिसमैच है। टाइम इसकी बात करें, समय अंतराल, टाइम की बात करें या खराब क्वालिटी की बात करें, तो डेटा में अगर आपने टाइम ज्यादा लगा लिया तो डेटा में पहुंचने में देरी हो गई, डेटा कलेक्शन में देरी हो गई, कमजोर रिस्पांस दर होगी फिर। क्योंकि हर चीज कोई भी प्लान कीजिए आप विदाउट डेटा, जैसे अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है 2026 के लिए, पर आपके पास आपको पता ही नहीं है कि दिन कितने बचे हैं सपोज। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से कि आपको 2026 की तैयारी करनी है कि एग्जाम कब होगा, आपको ये नहीं पता, कितने दिन बचे हैं ये नहीं पता, कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं ये नहीं पता। तो जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप प्लान कैसे करोगे? बात समझ में आ रही है? तो रिस्पॉन्स भी कमजोर होगा अगर क्वालिटी खराब है, कि भाई डेटा में ही की क्वालिटी नहीं है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल टाइम डेटा तो और भी इंपॉर्टेंट है कोई भी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए आज के दौर में आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम डेटा। ठीक है, तो आगे की राह क्या हो सकती है? तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे अनौपचारिक क्षेत्र, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा को हम, अगर भारत में कोई बेरोजगारी का कोई डेफिनेशन नहीं है तो हम यूएन के डेफिनेशन को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आईएलओ के स्टैंडर्ड को फॉलो करें। डेटा वेरिफिकेशन और उसको प्रोसेस करने के लिए हम एआई का यूज कर सकते हैं। उद्यम जो जो सर्वेक्षण को अधिक बार आयोजित करना, ताकि आर्थिक जनगणना को रेगुलर बेसिस पे हम अपडेट करते रहें। एक समान कार्य प्रणाली के लिए एक जो सर्वर है, जो केंद्रीय, एक सेंट्रलाइज, हर जगह से डेटा आके यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, एक सेंट्रल डेटा सर्वर बनाना। मान लीजिए कि इसका एग्जांपल देता हूं मैं, तमिलनाडु में, केरला में, ठीक है, मजदूरी की दर क्या है, कितने घंटे काम होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को कंपेयर कीजिए बिहार से, यहाँ पे मजदूरी दर कितना है और टाइम पीरियड कितना है। अब इसको पंजाब से कंपेयर कीजिए, तो सभी लोग अगर हर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सब अपना डेटा एक अगर एक सेंट्रलाइज जगह पे स्टोर करते हैं, एक समान के लिए, भाई जो राजमिस्त्री है, जो घर बनाने वाला एक मजदूर है, ठीक है, चाहे वो घरों को जो निर्माण करने में बहुत सारे अलग अलग मजदूर होंगे ना, कोई इलेक्ट्रिशियन होगा तो इलेक्ट्रिशियन का आप इलेक्ट्रिशियन समझ लीजिए, कोई प्लम्बर होगा तो प्लम्बर का देख लीजिए। तो ये डेटा आपको स्किल्ड वाले हैं, अनस्किल्ड हैं, क्लियर? चलिए, तो डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। जैसे बिहार में मैं बेरोजगार था, जब गन्ना जब मेरा वो सैंपल लिया गया तो मैं वहां पे था। अब मैं चला गया गुजरात, तो गुजरात में जाके फिर मैंने वहां पे रजिस्ट्रेशन करा दिया कि मैं बेरोजगार हूं, तो दोनों जगह एक ही व्यक्ति हो गया, व्यक्ति एक है लेकिन जगह दो हो गए, तो डुप्लीकेशन हो गया। जैसे आप ये जो वोट चोरी वाला, ये डुप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। तो अलग अलग जगह पे मैंने अपने आप को एनरोल करा लिया है, पर हूं मैं एक ही। तो मुझे अगर गुजरात में भी एक मुझे मान लिया गया एक व्यक्ति, बिहार में भी मुझे एक व्यक्ति मान लिया गया, तो दो व्यक्ति निकल के आ गए। बात समझ में आ रही है?
तो दो व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति बेरोजगार है ना। यानी मैं अपनी बात करूं तो आइदर मुझे बिहार में गिनना चाहिए या फिर मुझे आप गुजरात में गिन लो। तो डुप्लीकेशन खत्म करोगे तभी आपके पास ऑथेंटिक डेटा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए MoSPI, MoLE और अन्य जो मिनिस्ट्री है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके सुधार करना जरूरी है, ताकि डेटा का आप सिंपल सा कह सकते हैं डुप्लीकेशन को खत्म करो, इससे भी काम चल जाएगा। कनाडा, अमेरिका और जो सार्वजनिक डेटा एक्सेस है और वर्चुअलाइजेशन टूल को बढ़ाना, विजुअलाइजेशन सॉरी वर्चुअलाइजेशन नहीं, विजुअलाइजेशन टूल को बढ़ावा देना। अमेरिका में ये हो रहा है तो हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये सब किया जा सकता है। तो ये तो ठीक है, मेंस का पार्ट है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ज्यादा था, चांसेस ज्यादा प्रीलिम्स के लिए आने वाला। क्लियर है सभी को? चलिए, अब क्या नाम लेके पूछना पड़ेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। विजिम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह है बेसिकली, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में अभी हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, पहले देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने केरल के का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज समुद्री बंदरगाह का उद्घाटन किया है। पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ पे है। ठीक है, यूपीएससी भी पूछ सकती है। तो ये केरल सरकार द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला गहरा पानी वाला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। केरल सरकार ने इसको डेवलप किया है और ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस कंटेनर जो ट्रांसशिपमेंट है इसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसका मल्टीपर्पस यूज भी होगा, यानी बहुउद्देशीय और ब्रेक हल कार्गो हैंडलिंग के लिए। कार्गो जो बड़े बड़े जो जहाज, पानी के जहाज जो हैं वो पूरा भर भर के जो सामान लेके आ रहे हैं कार्गो हैंडलिंग के लिए, कि एक जगह माल उतरा फिर उसको उठा के दूसरी जगह शिप में डालना, अलग अलग परमिशन अलग अलग देशों के लिए होता है ना, तो कार्गो हैंडलिंग उसको कहेंगे। तो विकास का जो मॉडल है ये कौन सा मॉडल है? डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर, DBFOT के आधार पर, सार्वजनिक यानी PPP मॉडल के साथ साथ लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत निर्मित है। ये लैंडलॉर्ड का मतलब जो जमीन के मालिक है, किसी का तो जमीन होगा ना भाई, शिवांगी जी का जमीन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके साथ कांटेक्ट किया, बोला आप अपनी जमीन दीजिए, हम इस पे ये बनाएंगे, वो जमीन आप ही की रहेगी, आपको उसका रेंट मिलता रहेगा। तो एक आदमी के पास तो इतना जमीन होगा नहीं, तो पूरा कलेक्टिव ही जमीन ले लिया गया, कहा कि ये आपको हमेशा इसका किराया मिलता रहेगा। तो डिजाइन है, बिल्ट है, फाइनेंसिंग, फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो BOT था, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर होता था पहले, आप लोगों ने ये सुना होगा। अब DBFOT बिल्कुल एक नया मॉडल आ गया एक तरह से। ये इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं, निजी जो प्लेयर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स है, वो भी भागीदार होंगे इसमें। इसके साथ साथ लैंडलॉर्ड जिसकी जमीन पे बनेगा, ठीक है। तो लाभ क्या होगा? ठीक है, सामरिक थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से केवल ये 10 मील दूर है। तो कुल मिला के यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, सुदूर पूर्व क्या हो गया, थोड़ा सा और पीछे जाइए इस तरफ, तो इन पूरे एरिया को जोड़ने के लिए अब केरला, देखिए केरला यहाँ पे है, यहाँ पे वो बंदरगाह बनाया गया है, तो यूरोप भी जा सकता है, ईरान फारस जा सकता है और इधर भी जा सकता है, यानी नॉर्थ सुदूर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी आसियान कंट्री की तरफ आप कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल ये जो रूट है इससे ये सिर्फ 10 मील दूर है। तो लोग यानी जो अंतरराष्ट्रीय कार्गो है वो भी आके रुक सकता है, भोजन पानी लेके फिर आगे बढ़ सकता है, फॉल्ट भी हो गया। तो प्राकृतिक गहराई की अगर हम बात करें, इसका बेनिफिट क्या है कि 20 मीटर प्लस ड्राफ्ट की आवश्यकता वाले अल्ट्रा लार्ज नेक्स्ट जनरेशन जहाजों की मेजबानी भी कर सकता है। यानी गहरा बहुत ज्यादा है तो बड़े बड़े जहाज भी आके रुक जाएंगे,
यानी गहराई ज्यादा है इसकी, तो जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना बड़ा जहाज आ सकता है, यहाँ पे ठहर सकता है। बड़े जहाज का मतलब कि पानी जितना गहरा होगा, जितना उथला होगा, यानी कम गहरा, उथला का मतलब कम गहरा, उतने ही छोटे जहाज ही आना जाना कर सकते हैं, वहां पे लैंड कर सकते हैं, नहीं तो जमीन पे फंसने का, टकराने का डर रहेगा, है ना। चलिए, तो मापनीय बुनियादी ढांचा क्या है, 18,000 प्लस टीयूटी, यानी उसकी कुल मिला के उसकी क्षमता, कितना भार उठा के लेके जा सकता है, तो 18,000 टन प्लस टीयूटी ले जाने वाले जहाजों की क्षमता, विस्तार योग्य जो बुनियादी ढांचा न्यूनतम सिल्टेशन, सिल्टेशन का मतलब जो बंदरगाह के पास में जो समुद्र, ये समुद्र है और यहाँ पे सिल्ट यानी गाद जम जाती है, तो बड़े जहाज फिर आ नहीं पाते यहाँ पे, तो सिल्ट की सफाई करनी जरूरी होती है ताकि ये गहरा बना रहे। गाद भर जाएगी तो इसकी गहराई तो कम हो जाएगी ना भाई, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो बुनियादी ढांचा को भी पूरा चाक चौबंद किया गया है। ट्रांसशिपमेंट अब क्या है, तो ट्रांसशिपमेंट वही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यानी गंतव्य के अंतिम बंदरगाह, यानी ए से बी तक पहुंचना है ट्रांसशिपमेंट। तो बंदरगाह तक, अंतिम बंदरगाह तक पहुंचने से पहले जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पारगमन के दौरान एक पोत से दूसरे पोत में कार्गो या कंटेनर का स्थानांतरण। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि एक जहाज का परमिट है केवल ए से बी तक का, पर माल जो भेजा गया है वो सी स्थान तक जाना है, तो यहां पे लाके इसको डंप किया जाएगा दूसरे जहाज से, क्योंकि इसका परमिट, जो परमिट है बी से सी की तरफ है। यानी कि जैसे आप लोग ट्रेन से या बस से या एयरलाइन से जब यात्रा करते हैं, तो एक डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लाइट होती है, डायरेक्ट ट्रेन होती है, डायरेक्ट बस रूट होती है। भैया आप दिल्ली से गोरखपुर डायरेक्ट चले गए, दिल्ली से बनारस डायरेक्ट चले गए। एक होता है कि भैया घूम के वाया होके जाना, तो ये वाया होके जा रहा है, तो यही ट्रांस, एक माल, यानी एक जहाज से दूसरे जहाज पे माल को लोड किया, अब उस जहाज का परमिट है तो वो अपना लेके जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको आरती जी को जाना है दिल्ली से इनको जाना है, चलिए तमिलनाडु, ठीक है। तो या तो ये डायरेक्ट फ्लाइट ले सकती थी या डायरेक्ट ट्रेन ले सकती थी, कोई ट्रेन हो तो। अगर ट्रेन नहीं है डायरेक्ट, मान लीजिए दिल्ली से नहीं, कोई और अन्य स्थान से, अगर आप ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ कि डायरेक्ट ट्रेन नहीं है या डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेंगे कि भैया ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, अपने आप को फिर दूसरे जहाज में या फिर ट्रेन में चेंज किया उसको, और फिर अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसी को कहेंगे। तो ट्रांसशिपमेंट क्या है, यही है, कंटेनर को उठा के दूसरे कंटेनर, दूसरे जहाज में डंप ये कर दिया, हमने डाल दिया। तो ट्रांसशिपमेंट मॉडल जो हब है, उसका 3 मॉडल है बेसिकली। एक तो है हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल ये क्या है, ये मॉडल क्या करता है, एक मिनट जरा साफ कर दूं इसको। हब एंड स्पोक मॉडल क्या कहता है, ये छोटी दूरी के लिए फीडर लाइनों को लंबी दूरी से जोड़ देगा। हब एंड स्पोक बड़ी लाइन है, स्पोक साइकिल का जो पहिया देखा होगा आप लोगों ने, वो स्पोक होते हैं ना, पतला पतला तार जो है ये स्पोक होता है। तो छोटे छोटे लाइन लंबी दूरी के मार्गों को जोड़ता है ये, यानी यहां से ये रूट, ऐसे समझिए ये रूट यहां से जा रही थी, ठीक है, इंटरनेशनल रूट है, हमने जोड़ दिया यहां से यहां तक का रूट, ठीक है। तो अब क्या है, इस रूट में ये जहाज यहाँ इतने बजे आएगा, पानी में 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे के लिए खड़ा रहेगा, तब तक यहां से माल लाके इसमें चढ़ा दिया जाएगा। हो गया, पहला मॉडल हो गया। एक है इंटरसेक्शन, यानी पैमाने की आवश्यकता के लिए, जो अर्थव्यवस्था के लिए बड़े जहाज के बीच कार्गो का स्थानांतरण।
जहाज से पूरा माल बड़े पैमाने पर। एक होता है रिले, इंटरसेक्शन, हब एंड स्पोक हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, रिले हो गया। ये सब प्रीलिम्स पर इतना डेप्थ नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, पर मेंस में ये पूछा जाता है, तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको सिर्फ नाम लिखना है मेंस में मॉडल का। ये 3 मॉडल है बेसिकली, हब एंड स्पोक मॉडल है, इंटरसेक्शन है, और एक रिले मॉडल है, ठीक है। तो विभिन्न बंदरगाहों की सेवा करने वाले एक ही क्षेत्र के भीतर शिपिंग मार्गों को ये जोड़ देगा। यानी यहाँ पे एक बंदरगाह है, विभिन्न बंदरगाह और भी है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, सबको एक से जोड़ दिया गया कि भाई इनको अब यहाँ नहीं, ये बी से ए की तरफ यहीं पे आप अपना सामान डाल दीजिए, जहां से हम इंटरनेशनल वाले तक हम पास ऑन कर देंगे। तो ऐड कर दिया गया, उस एक ही क्षेत्र के भीतर वाले जितने भी शिपिंग मार्ग है सबको आपस में जोड़ दिया गया। यानी मान लीजिए महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र से केरला केरला तक आएगा ये, और फिर केरला से ये इंटरनेशनल जो रूट है यहां तक पहुंच जाएगा। यदि ये महाराष्ट्र है, यहां से केरला तक आया, केरला से, ये समझ में आया आप लोगों को? सॉरी, समझ में आया ये बात? चलिए, एक एक वर्ड पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि आप लोग जितना ध्यान से देखिए मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, एग्जामिनेशन में उतना कम दर्द होने वाला है। और जितना इधर उधर करके सुनिएगा, पढ़िएगा, पेन उतना बढ़ जाएगा आपका। भारत के लिए ये क्यों आवश्यक है? अब भारत को ट्रांसशिपमेंट हब की आवश्यकता क्यों है? तो ट्रांसशिपमेंट अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रांसशिपमेंट कि भाई दूसरे, एक जहाज से दूसरे जहाज पे गए, अपना माल को भर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये क्यों करना पड़ रहा है? रीजन क्या है, ये क्यों जरूरत क्यों है भारत को? तो विदेशी हब पर उच्च निर्भरता। भारत में 75% जो कार्गो है विदेशों में, मुख्य रूप से ये कोलंबो है, श्रीलंका, सिंगापुर, कलांग, मलेशिया में संभाला जाता है। यानी ये बड़े बड़े कंटेनर जो है पूरा का पूरा ट्रेन उठा के एक कंटेनर को जल्दी जल्दी डाल दे, भारत में ये है ही नहीं, 25% के आसपास है। वो भी नवा शेवा मुंबई वाला है, और है ही नहीं भारत में। तो ये इसका बेनिफिट ये है कि अब जल्दी जल्दी हम अपना सामान एक बोट से, एक जहाज से दूसरे जहाज में अगर डाल देंगे, और जितने कम समय में करेंगे ये काम, बेसिकली टाइम का इंपॉर्टेंस है ना, टाइम इज मनी, तो व्यापार उतना ज्यादा होगा। वैश्विक मार्गों से भारत निकटता भी है, क्यों? क्योंकि मलक्का जो स्टेट है से ये स्वेज नहर के मार्ग से पूर्व पश्चिम मार्ग सबसे व्यस्त वैश्विक व्यापार गलियारा है, ये ट्रेड रूट है बेसिकली। तो ये केरला से, और गली गलाथिया जो खाड़ी है ये इसके लिए आदर्श है। बहुत आसपास में ही है, केवल 6 से 10 मील दूर ही है वो केरला से, ये गलाथिया खाड़ी। तो ये मैप में देख लीजिएगा जरा सा इसको, ठीक है। तो राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत जब ये विदेशों से विदेशी कंपनियों से करवाता है, तो इस ट्रांसशिपमेंट में राजस्व का जो सालाना घाटा है ना, वो 200 से 220 मिलियन डॉलर का होता है नुकसान। अंडमान में है, तो अंडमान, ये देखिए अंडमान में ना, ये देखो ऐसे समझो, ये है केरला, और यहाँ है, ये है हमारा अंडमान निकोबार। दूरी कितना है इसका? 6 से 10 मील दूर। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब एक तो राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो ये हर साल हो रहा है, तो ये नुकसान बचेगा हमारा। डॉलर, मिलियन डॉलर में है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और यहाँ डॉलर की बात हो रही है, तो 220 या 200 मिलियन डॉलर, 220 लाख डॉलर की बात हो रही है। गहरे ड्राफ्ट वाले समुद्रों, जो बंदरगाहों की कमी भी है, जैसे कोचीन में देखिए, तो 14.5 मीटर, चिदाम नगर जो है, चिदमनार
ये भी 14.5 मीटर है लगभग। तो वैश्विक हब जो है, यानी भारतीय बंदरगाह वैश्विक हब की तुलना में अपर्याप्त है, यानी कि भारतीय बंदरगाह की जो गहराई होनी चाहिए वो बहुत कम है, तो बड़े बड़े जहाज आ ही नहीं सकते, इसलिए कोलंबो में सामान उतारना पड़ता है। ये बात समझ में आई? इसलिए मलेशिया में सामान उतारना पड़ता है, फिर छोटे जहाजों से सामान भारत आता है। शिवांगी जी, कार्गो बेसिकली ट्रेन को लेकर है। देखिए, अभी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं इसको लेकर। आईओएआर से भी सजग है, हो सकता है। नहीं, ये जो स्थानांतरण की बात करें, यानी एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में हम अपना माल को डंप कर रहे हैं या डाल रहे हैं, ठीक है, इसके लिए स्कैनर और जो इक्विपमेंट चाहिए वो भारत में बहुत नहीं के बराबर, मतलब इफिशिएंट वाले नहीं है इसके लिए। तो इस पे काम बहुत पहले होना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए, तो आपका जो सवाल है शिवांगी जी, नहीं, कार्गो का जो ये व्यापार के लिए हो रहा है ना, तो सजग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। आयु इंडियन ओशन के लिए अगर हम कहते हैं कि भैया हम हिंद महासागर के स्वामी हैं, हम अपने भारत तो यही कहता है, तो इस एरिया में फिर हम पिछड़े रह गए कि हमारा माल मलेशिया में उतर रहा है, हमारा माल सिंगापुर में उतर रहा है, हमारा माल श्रीलंका में उतर रहा है, हम अपने यहाँ उतार नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम अपने बंदरगाह को गहरा कीजिए, बड़े बड़े क्रेन लगवाइए, ताकि विदेशी कंपनी को जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा बचे हमारा। ठीक है, तो पैसे को लेकर है बेसिकली, आर्थिक रूप से। ठीक है शिवांगी जी, तो बुनियादी ढांचे के लिए की आवश्यकता, अभी मैंने वही बताया आपको, जैसे वैश्विक मानकों से मेल खाने वाले जो बंदरगाह को कई क्रेन, यानी 6+ जैसे उन्नत बुनियादी ढांचे को अपनाना चाहिए, जो 200 माइल पर घंटे की प्रोडक्टिविटी, यानी बहुत जल्दी जल्दी ये अपना माल को शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह पे। तो इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास, मेन बात यही है। तो भारत के लिए चुनौती क्या है? तो भाई, अभी भी शुल्क बहुत ज्यादा है। जैसे भारतीय बंदरगाह पर शुल्क जो है कोलंबो की तुलना में अभी भी हम बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। कोलंबो हमसे कोलंबो 43 रुपीज कर रहा है, तो भारत 100 रुपीज कर रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, काम धीरे धीरे हो रहा है, मशीन पे बहुत ज्यादा, हालांकि बहुत सारा चीज मशीनीकृत हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप अभी है। मार्ग से दूरी की बात करें तो अधिकांश जो भारतीय जो बंदरगाह है मुख्य शिपिंग मार्ग से लगभग 5.5 घंटे दूर है। कोलंबो केवल 1.5 घंटा, आधा से 1 घंटे की दूरी पर है। तो इसका बेनिफिट, ये तो अब इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो दूरी है इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे आप जो आपके वश में है उसको तो किया ही जा सकता है। प्रोत्साहन की बात करें तो SEZ, अच्छा, सेज जब भी लिखिएगा इस तरह के वर्ड उसको इंग्लिश में लिख दिया कीजिए अपने मेंस के आंसर में, ठीक है। तो वित्तीय प्रोत्साहन वापस लेने के बाद इस पर कोई बड़ा कर लाभ नहीं मिला है अभी तक। सरकार ने इसे वित्तीय जो प्रोत्साहन, जो मतलब कि 5 साल तक आप उसको डेवलप कीजिए, अब हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तो अब इस तरह की बातें अब सरकार ने खत्म कर दी है कि हाँ 5 साल तक था, अब नहीं है। तो अब कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है। भूमि की कमी भी दिक्कत है। दिशा निर्देश में दिया गया है कि श्वेत ये जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है के लिए 25,000 हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और इकोसिस्टम है, यानी पारिस्थितिकी के कारण द्वीप पर यानी जो आइसलैंड है इस पे इतनी बड़ी भूमि को प्राप्त करना, ये लगभग बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। जटिल सीमा शुल्क, यानी भारतीय सीमा शुल्क वैश्विक मानकों की तुलना में अधिक टाइम लेता है, स्कैनर है ही नहीं हमारे पास, तो राउंड अप समय भी बढ़ जाता है। जहां आप सिंगापुर में देखिए ये काम 6 घंटे में हो जाएगा, भारत में ये 12 से 15 दिन लग जाता है। तो बताइए, सिंगापुर ऑब्वियस है कि फिर बेनिफिट उसी को मिलने वाला है।
जी, संस्थागत कमजोरी पर ध्यान दिया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कीजिए। वेरी गुड। अब आप लोगों का दिमाग खुल रहा है। तो कुछ भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव भी लिया है। क्या क्या इनिशिएटिव है इसका? जैसे ग्लाथिया जो खाड़ी है ग्रेट निकोबार में, ये कहाँ पे है? ये प्रीलिम्स पूछा जा सकता है। इसको डेवलप किया जा रहा है। कोच्चि वाला जो है, ये सालाना 1 मिलियन TUT संभालता है। अमृतकाल विजन 2047 का जो है, ये विश्व स्तरीय ग्लोबल लेवल पे जो फैसिलिटी वाला बंदरगाह बनाने के लिए भारत का जो ये विजन है, समुद्री विजन, उस पर बेस्ड है ये। मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो है 1958 का, इसमें विदेशी झंडे वाले जहाजों को भारत में ट्रांसशिपमेंट के लिए एग्जिम कंटेनर का परिवहन की अनुमति देता है कि हाँ ठीक है। अब दिया जा रहा है कि भाई, अब विदेशी झंडा पहले क्या था, इसमें इसमें दिक्कत क्या थी, यहाँ पे ये समझिएगा। कैबोटाज जो कानून में ढील दिया गया, मर्चेंट शिपिंग एक्ट है बेसिकली। इसमें पहले ये था कि जो भी विदेशी झंडे वाला जहाज है, पहले उसकी चेकिंग होगी, सारा उसको पहले बाहर रोक के देखा जाएगा। तो अब ट्रांसशिपमेंट के लिए कि अब एक जहाज से दूसरे जहाज में हमें अपना माल डालना है, अब उसको थोड़ा सा अनुमति दे दिया गया कि नहीं कोई बात नहीं, आप अपना माल यहाँ पे डाल दीजिए, ट्रांसफर करना है कीजिए। विदेशी झंडे, अब विदेशी जहाजों को भी अलाउ कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अब इस एक्ट में थोड़ा सा ढील दी गई है। तो आगे की राह क्या हो सकती है? अपने हम कॉस्ट को कम करें, यानी कोलंबो की तुलना में 15 से 20% सस्ता होने का लक्ष्य रखिए, ताकि 5 साल में संभावित इसमें छूट, अगर सरकार टैक्स में बेनिफिट देती है तो प्राइवेट प्लेयर्स भी ज्यादा आएंगे। ड्रेजिंग के लिए सरकारी सहायता, यानी श्रीलंका और अमेरिका के समान लागत का एक हिस्सा जो है सरकार द्वारा उसको वहन किया जाना चाहिए। सरकार उसको जो भी डेवलप कर रही है, तो ये श्रीलंकन गवर्नमेंट भी करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट भी करती है, तो भारत भारत भी कर सकता है। मेगा पोर्ट्स का विकास, यानी 300+ जो मेट्रिक टन MTPA क्षमता वाले 3 बंदरगाह जो है, वदावन, पारादीप और दीनदयाल, इसकी पहचान भी की गई है। ठीक है, सीमा शुल्क को थोड़ा सा सरल बनाइए, यानी गेटवे कार्गो के लिए सीमा शुल्क को डिजिटाइज कीजिए। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए कोई सीमा शुल्क नहीं होना चाहिए। कुछ बेनिफिट तो देना पड़ेगा ना, कि भाई आप अपना माल लेके आ रहे हैं, 10 दिन लग जा रहा है उसको, एक या 20 घंटे 24 घंटे लग रहा है एक जहाज से दूसरे जहाज में डालने में, तो उसको फ्री कर दीजिए, तो लोग ज्यादा फ्री के चक्कर में थोड़ा सा आ जाएंगे, है ना। प्रमुख बंदरगाहों को लैंडलॉर्ड मॉडल में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कि निजी भागीदारों को ये थोड़ा इंकरेज होंगे और वो भी अपनी दक्षता बढ़ाएंगे कि नहीं यार, अब हमें, क्योंकि जहां ज्यादा बेनिफिट होगा प्राइवेट प्लेयर्स वहीं जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम रणनीतिक स्थान, प्राकृतिक गहराई, मेजरमेंट सुविधाएं, है ना, इसे विदेशी हब पर निर्भरता को कम करने में और खोया हुआ जो राजस्व, यानी 200 से जो 220 बिलियन डॉलर जो हमारा चला जाता है, उसको प्राप्त करने में ये इंपॉर्टेंट है, ये रोल प्ले करेगा विजिम विजिजम। ठीक है, सो नीति, अगर हम पॉलिसी लेवल पे बात करें, बुनियादी ढांचे और कॉस्ट में, अगर लागत में थोड़ा सुधार करके हम, भारत क्या कर सकता है, एक वैश्विक ट्रांसशिपमेंट नेतृत्व के रूप में उभर सकता है। नेतृत्वकर्ता के रूप में, नेता नहीं, नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता के रूप में, इसको यहाँ पे नेता नहीं, नेतृत्वकर्ता आप लिख लीजिएगा। शिवांगी जी, जी, उन्नत रणनीतिक साझेदारी, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अब आप लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा देखकर। क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलिए, कल क्लास रहेगी, तो मैं कल आप लोगों का ये लिंक मैं आज रात में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी जाइएगा नहीं, और कोई डाउट है आप लोगों का तो पूछ लीजिए।